चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, है ना। फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज कहने का मतलब ये है, देखो कंपनी के फाइनल अकाउंट्स भी वैसे ही बनाए जाते हैं जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फर्म के फाइनल अकाउंट्स पढ़ चुके हैं। मतलब प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फर्म में क्या बनाया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाएगा और बैलेंस शीट बनाया जाएगा, है ना। ठीक उसी प्रकार से कंपनी में भी बेसिकली बनाया जाता है ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट ही, लेकिन उसके फॉर्मेट जो है वो थोड़े से चेंज होते हैं। पहली बात तो ये है कि कंपनी के फाइनल अकाउंट जो हैं वो हमेशा वर्टिकल फॉर्मेट में बनाए जाते हैं, है ना। हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट जो है वो परमिट नहीं होता है। हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट का मतलब खड़ा फॉर्मेट, ठीक है ना, और जबकि वर्टिकल फॉर्मेट का मतलब स्टेटमेंट फॉर्म, है ना। ठीक, कंपनी के जो फाइनल अकाउंट्स बनते हैं उसमें मेनली दो स्टेटमेंट होते हैं। एक होता है इनकम स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और दूसरा होता है बैलेंस शीट। क्या? बैलेंस शीट, ठीक है ना। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कंपनी की बैलेंस शीट किस प्रकार से बनाई जाती है, ठीक है ना। देखो कंपनी की बैलेंस शीट जो है वो एज पर पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 6 बनाई जाती है ना। देखो कंपनीज एक्ट 1956 में जो अमेंडमेंट हुआ 2013 में, तो 2013 के बाद में पहली बात तो ये है कि वर्टिकल फॉर्मेट की बैलेंस शीट ही अपने को बनाना है ना। दूसरी बात कि यहाँ पे वर्टिकल फॉर्मेट की बैलेंस शीट में अपने को जो ये जो है शेड्यूल 6 के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं फाइनल अकाउंट। शेड्यूल 6 के पार्ट 1 में बैलेंस शीट है और शेड्यूल 6 के पार्ट 2 में जो है आपका इनकम स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जिसको अपन इसके बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने बैलेंस शीट का फॉर्मेट लिखा हुआ है पूरा का पूरा। मैंने क्या कहा है, स्टेटमेंट फॉर्म या वर्टिकल फॉर्मेट में है, तो वर्टिकल फॉर्मेट में है तो यहाँ पे देखो ये कंप्लीट हो जा रहा है ना। इसके बाद में आगे कंटिन्यू मैंने यहाँ पे किया हुआ है उसको पूरा का पूरा एक लाइन में, ठीक है ना। देखो बैलेंस शीट तुम लोगों को मालूम है क्या होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, है ना। बैलेंस शीट इज द स्टेटमेंट विच शोज एसेट्स एंड लायबिलिटीज और ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, है ना। ठीक, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट विच शोज ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज, या कंपनी की एसेट्स एंड लायबिलिटीज का ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट करती हैं। ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब क्या है, इसको हिंदी में कहा जाएगा सही एवं उचित चित्रण, है ना। ठीक, ट्रू एंड फेयर व्यू, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि प्रैक्टिकली जितना है उतना ही अपने को दिखलाना है बुक्स में भी, है ना। ठीक, जैसे स्टॉक का वैल्यूएशन अगर कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर पे किया जाना है, तो ऐसा तो नहीं है कि कॉस्ट पे किया गया है ना, जबकि मार्केट प्राइस जो है स्टॉक का कम है, तो अगर आपने स्टॉक का वैल्यूएशन कॉस्ट पे ही कर दिया तो ये ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दिखलाएगा, है ना। इसी प्रकार से एसेट है कोई कंपनी के कंडीशन में, है ना, अगर एसेट की वैल्यू बुक्स में 5 करोड़ दिखा रही है जबकि उसकी एक्चुअल वैल्यू आज की डेट में मार्केट वैल्यू अगर मैं बोलूँ तो सपोज दैट 10 लाख की है ना। ठीक, तो उसको रिवैल्यूएशन कीजिए और रिवैल्यूएशन करके उसको बैलेंस शीट में कितना दिखाया जाना चाहिए, 10 लाख रुपए दिखाया जाना चाहिए, ठीक है ना। तो ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट करना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपनी के, ठीक है ना। देखो बैलेंस शीट का फॉर्मेट मैं लिखा हुआ हूँ तुम लोगों के लिए, ठीक। बैलेंस शीट एज एट इन द बुक्स ऑफ, ये बात तो सब लोगों को मालूम है जिसकी बुक्स में बन रही है। एज पर मैंने लिख भी दिया है शेड्यूल 6 पार्ट 1। पार्ट 1 में बैलेंस शीट है और पार्ट 2 में इनकम स्टेटमेंट है, जो कि मैं इसके बाद में तुम लोगों को बतलाऊंगा, ठीक है ना। देखो पर्टिकुलर्स नोट नंबर, है ना, यहाँ शेड्यूल की जगह उनने नोट नंबर दिए हुए हैं अकॉर्डिंग टू जैसे जैसे इनकी डिटेल, जैसे शेयर कैपिटल है उसकी डिटेल नोट नंबर
का ऐसा कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है, लेकिन जैसे शेयर कैपिटल की डिटेल को नोट नंबर 1 में डाल सकते हैं, नोट नंबर 2 में रिजर्व्स एंड सरप्लस की डिटेल को डाल सकते हैं, और उसके बाद में इनकी डिटेल जो है अपन अलग से वर्किंग नोट्स में दिखला सकते हैं। समझ में आ गई ना बात। तो ये नोट नंबर का कॉलम, अमाउंट फॉर द करंट पीरियड, है ना, ठीक। और इसमें एक कॉलम आप और जोड़ सकते हो, अमाउंट फॉर द प्रीवियस पीरियड। प्रीवियस पीरियड मतलब एज एट बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मतलब पिछले साल का अमाउंट भी आप यहाँ दिखला सकते हैं और यहाँ पे करंट पीरियड का अमाउंट भी दिखला सकते हैं। नॉर्मली क्वेश्चंस में एक ही करंट ईयर का ही रहता है, इसलिए मैंने यहाँ पे जो है फॉर्मेट बढ़ाया नहीं है। तुम लोग एग्जामिनेशन में जब फॉर्मेट लिखोगे तो वो लिख सकते हो। समझ में आ गई ना बात, ठीक। अब देखो इक्विटी एंड लायबिलिटीज, है ना, ठीक। देखो यहाँ पे जो बेसिकली है कंपनी का लायबिलिटीज जो पोर्शन है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड है। एक है शेयर होल्डर्स फंड्स, दूसरा एप्लीकेशन मनी पेंडिंग फॉर अलॉटमेंट, नॉन करेंट लायबिलिटीज और करेंट लायबिलिटीज, है ना, ठीक। तो देखो शेयर होल्डर्स फंड्स में बेसिकली जो आता है ए नंबर शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल की डिटेल इसके बाद में मैं तुम लोगों को बतलाऊंगा। ऑथोराइज शेयर कैपिटल, इश्यूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप, पेड अप क्या होती हैं, ये सब मैं बतला दूंगा तुम लोगों को, ठीक है ना। तो उसको अपन नोट नंबर के कॉलम में भी लिख सकते हैं, ठीक। दूसरे है रिजर्व्स एंड सरप्लस, है ना, कितने प्रकार के रिजर्व्स एंड सरप्लस, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, ठीक है ना। ये सब कुछ भी मैं अभी नोट नंबर में तुम लोगों को लिख के बतलाऊंगा कि उसमें उसका डिटेल जो है वो मैं अलग से तुम लोगों को समझा दूंगा, जिससे जब क्वेश्चन करोगे आप लोग तो वो फिर इजी हो जाएगा, ठीक। सेकेंड नंबर पे होता है एप्लीकेशन मनी पेंडिंग फॉर अलॉटमेंट, है ना। एप्लीकेशन मनी पेंडिंग फॉर अलॉटमेंट कहने का मतलब क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि आपने तुम लोगों को मालूम है कंपनी में जो शेयर होल्डर से शेयर का अमाउंट है वो इकट्ठा नहीं मंगाया जाता है, पार्ट पार्ट में मंगाया जाता है ना। यदि अलॉटमेंट जैसे कुछ पैसा हमने एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल इस प्रकार से मंगवाई, है ना। अब अगर शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट का पैसा भी एप्लीकेशन के साथ ही दे दिया तो कंपनी के लिए तो लायबिलिटी है ना। यही है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग फॉर अलॉटमेंट, मतलब पैसा है एप्लीकेशन के समय दे दिया गया है लेकिन अभी अलॉटमेंट नहीं हुआ है। जब अलॉटमेंट होगा तो वो पैसे जो है वो क्या हो जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे। समझ में आ गई ना बात, ठीक। थर्ड है नॉन करेंट लायबिलिटीज। देखो यहाँ पे 2 पोर्शन में डिवाइड किया गया है, एक नॉन करेंट लायबिलिटीज और एक करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट लायबिलिटी का मतलब जो करेंट लायबिलिटी नहीं है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जो नॉर्मली 1 साल से अधिक समय के लिए जो लायबिलिटी है वो क्या कहलाती है, नॉन करेंट लायबिलिटीज। जैसे अगर मैं बोलूँ लॉन्ग टर्म बारोइंग्स, लॉन्ग टर्म बारोइंग्स का मतलब जो लोन हमने लिया हुआ है कंपनी के द्वारा, जो भी लोन डिवेंचर्स के रूप में लिया जाएगा या लॉन्ग टर्म लोन्स के रूप में लिया जाएगा, है ना। तो ये मैंने लिख भी दिया, डिवेंचर्स, बैंक लोन या लॉन्ग टर्म लोन जो 1 साल से अधिक समय के लिए लिया गया है। देखो कंपनी जो डिवेंचर इशू करती है वो भी नॉर्मली कंपनी के द्वारा जो उसका रेडम्पशन पीरियड होता है, पेमेंट पीरियड होता है, वो नॉर्मली तो 5 साल 10 साल या उससे अधिक समय ही होता है ना। तो वो लॉन्ग टर्म लाइफ बारोइंग्स के अंतर्गत ही आएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। अगर कोई लॉन्ग टर्म प्रोविजन आपने किया हुआ है तो उसको यहाँ पे लिखा जाएगा, है ना। इसके बाद में करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है, बेसिकली करंट लायबिलिटीज इज द लायबिलिटीज विच इज टू बी रीपेड विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, मतलब 1 साल के अंदर जिनका पेमेंट करना है वो क्या है, करंट लायबिलिटीज। ऐसे तुम लोग नॉर्मली जानते हो, मैंने टर्म्स में लिख दिया है, जैसे शॉर्ट टर्म लोन्स। शॉर्ट टर्म लोन्स का मतलब जैसे 1 साल से कम समय के लिए यदि आपने कोई लोन लिया हुआ है ना। ट्रेड पेएबल, देखो ट्रेड पेएबल्स में सन्ड्री क्रेडिटर्स भी आ जाते हैं और बिल्स पेएबल भी आ जाते हैं। क्या, सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल। सन्ड्री क्रेडिटर का मतलब जिन व्यक्तियों से हमने उधार में माल खरीदा है वो सन्ड्री क्रेडिटर, ठीक है ना। और जिनके बिल हमने एक्सेप्ट किए हुए हैं वो बिल्स पेएबल, जिनका पेमेंट हम 1 साल के अंदर कभी भी करेंगे, ठीक है ना। दोनों चीज़ें ट्रेड पेएबल में ही आती हैं,
ठीक है ना। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब बैंक से हमने अतिरिक्त पैसे लिए हुए हैं यदि, ठीक है ना, तो उसको क्या कहा जाता है, बैंक ओवरड्राफ्ट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सब लोगों को मालूम है जिन खर्चों, जिन एक्सपेंसेस की सर्विसेज मिल गई हैं लेकिन जिनका अभी हमने पेमेंट नहीं किया है, वो क्या कहलाएंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अनक्लेम डिविडेंड, देखो ये नया आता है यहाँ पे, अनक्लेम डिविडेंड का मतलब कंपनी के द्वारा डिविडेंड जो है वो एनुअल जनरल मीटिंग में डिक्लेयर कर दिया जाता है ना, ठीक, कि कंपनी के द्वारा कहा गया कि हम अपने शेयर होल्डर्स को इतना डिविडेंड देंगे, है ना। ये डायरेक्टर्स के द्वारा प्रपोज भी किया और शेयर होल्डर के द्वारा अप्रूव्ड भी कर दिया गया। लेकिन कुछ शेयर होल्डर ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने कंपनी से अभी वो डिविडेंड जो है वो क्लेम ही नहीं किया है। क्लेम नहीं किया है मतलब कि अभी लिया नहीं है, उसको क्या कहेंगे, अनक्लेम डिविडेंड, ठीक है ना। तो ये भी कंपनी के लिए क्या है, करंट लायबिलिटी है, क्योंकि जब शेयर होल्डर आएगा तो हमको कंपनी के द्वारा उसको उस डिविडेंड का पेमेंट किया जाएगा, ठीक है ना। सिमिलरली शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन जैसे बैड डेट वगैरह के लिए यदि कोई प्रोविज़न किया जाता है जो नॉर्मली 1 साल से कम समय के लिए यदि आपने कोई प्रोविज़न किया है, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के अंतर्गत आएगा। प्रोविज़न फॉर टैक्स, इनकम टैक्स के लिए यदि आपने प्रोविज़न किया है ना, ठीक। प्रपोज डिविडेंड, वही प्रपोज डिविडेंड का मतलब ऐसा डिविडेंड जो कंपनी के द्वारा, शेयर होल्डर्स के द्वारा, है ना। देखो डिविडेंड का एक जो है आपका क्रम होता है ना, कि सबसे पहले क्या होता है कि कंपनी अपने एनुअल जनरल मीटिंग में डायरेक्टर्स के द्वारा प्रपोज किया जाता है कि हमको इतना डिविडेंड देना है शेयर होल्डर्स को। शेयर होल्डर इस डिविडेंड के अमाउंट को कम कर सकते हैं, अधिक नहीं कर सकते, नॉर्मली वो करते नहीं, ठीक है ना। कम कर सकते हैं कि उनने कहा शेयर होल्डर ने कि नहीं हमको इतना नहीं चाहिए भाई, इससे कम दीजिए, बाकी का अमाउंट आप हमको रिजर्व के रूप में ट्रांसफ़र कीजिए। रिजर्व्स रहेंगे, जितने ज़्यादा रहेंगे उतना ज़्यादा भविष्य में कंपनी के लिए अच्छा होगा, है ना, ठीक। तो प्रपोज डिविडेंड का मतलब होता है ऐसा डिविडेंड जो डायरेक्टर्स के द्वारा एनुअल जनरल मीटिंग में प्रपोज किया गया, है ना, और बाद में शेयर होल्डर के द्वारा क्या हो जाता है, वो डिविडेंड अप्रूव कर दिया जाता है और वो फाइनल डिविडेंड बन जाता है। तो फाइनली डिविडेंड जो है वो ये देना है ना, कंपनी के द्वारा शेयर होल्डर को दिया जाएगा, तो ये भी क्या में आता है, करंट लायबिलिटी में ही आता है। सिमिलरली इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, यदि कोई इनकम एडवांस में रिसीव हुई है तो वो भी हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी है, तो इसको भी यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना। देखो इनके टर्म्स में एक बार हिंदी में वीडियो के लास्ट में बतला दूंगा, तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में इसका टोटल कर दिया जाएगा, समझ में आ गई बात, ठीक। अब लोग आ रहे हैं एसेट साइड, ठीक। देखो एसेट्स में, एसेट्स को बेसिकली यहाँ पे 2 ही कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक होता है नॉन करंट एसेट्स और दूसरी होती है करंट एसेट्स, ठीक है ना। पहली नॉन करंट एसेट्स और दूसरी करंट एसेट्स, ठीक है ना। देखो ये मैंने पहले भी बताया तुम लोग को कि इसके आगे ये कंटिन्यू है, ये चीज़ याद रखना, मतलब तुम लोग बुक में जब इसको लिखोगे तो नीचे ही लिखना, ये ऐसा नहीं है कि ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है, बिल्कुल इस चीज़ को ध्यान रखना क्योंकि ये वर्टिकल फॉर्मेट की बैलेंस शीट है, ठीक है ना। तो देखो नॉन करेंट एसेट्स में फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स ए नंबर, इसके फिक्स एसेट्स को भी अपन ने अगर अलग अलग दिखलाना चाहें, टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स का मतलब जिनको अपन देख सके, छू सके, है ना, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, है ना, ये सब फिक्स एसेट्स हैं और टेंजिबल है। इनटेंजिबल का मतलब जिसको हम ना टच कर सके और विच कैन नॉट सी और विच वी कैन नॉट टच इज कॉल्ड इनटेंजिबल, है ना। आप लोगों को मालूम है जैसे गुडविल है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, ये सब क्या हो गए, इनटेंजिबल एसेट्स के एग्जाम्पल हो गए, ठीक है ना। सिमिलरली नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स का मतलब जो इन्वेस्टमेंट्स हमने लॉन्ग टर्म के लिए किए है ना, 10 साल के लिए हमने कोई बैंक से फिक्स डिपॉजिट करवाया है, तो ये क्या हो गया, नॉन करेंट एसेट इन्वेस्टमेंट्स के में आएगा, है ना, ठीक। नॉर्मली अगर क्वेश्चन में खाली इन्वेस्टमेंट्स दिया हुआ है तो उसको अपन इसी में लिखेंगे, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में ही लिखेंगे, ठीक है ना।
लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। लोन्स एंड एडवांसेस का मतलब यदि कंपनी के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कोई एडवांस दिया है या किसी ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी प्रकार का कोई एडवांस दिया गया है और वो भी लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म है का मतलब 1 साल से अधिक समय के लिए दिया गया है, तो उसको अपन यहाँ पे लिखेंगे, वो हमारे लिए एसेट है ना। ठीक, अब करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज का मतलब स्टॉक है ना। यहाँ पे स्टॉक, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस या फिनिश्ड गुड्स, तीनों का हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर क्वेश्चन में अलग अलग दिया हुआ है तो तीनों की क्लोजिंग इन्वेंट्री को यहीं पे लिखना है, ठीक है ना। ट्रेड रिसीवेबल्स, मैंने बताया ना, ट्रेड रिसीवेबल्स में सन्ड्री डेटर्स भी आते हैं और बिल्स रिसीवेबल भी आते हैं। क्या बता रहा हूँ मैं, सन्ड्री डेटर्स भी आते हैं और बिल्स रिसीवेबल भी आते हैं। सन्ड्री डेटर्स का मतलब क्या होता है, जिन व्यक्तियों को हमने गुड्स उधार में बेचा हुआ है वो डेटर है ना। और जो बिल वगैरह हमने लिखे हुए हैं और उसको सामने वाले व्यक्ति ने एक्सेप्ट किया हुआ है तो वो हमारे लिए क्या है, बिल्स रिसीवेबल है ना। ठीक, तो देखो यहाँ ट्रेड रिसीवेबल्स को मैंने नीचे यहाँ पे अलग से लिखा हुआ भी है। कई बार क्वेश्चन में या फॉर्मेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन उसको देख भी लेंगे कि ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब सन्ड्री डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल है ना। इनको तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ऐसे ट्रेड रिसीवेबल्स जो सिक्योर्ड है और गुड है। सिक्योर्ड है का मतलब क्या है, जिनके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी हमने ली हुई है ना। ठीक, तो वो सिक्योर्ड है ना। अगर हमने माल उधार में बेचा या किसी भी प्रकार से किसी और उसके अगेंस्ट अगर कोई सिक्योरिटी ली हुई है तो वो सिक्योर्ड के अंतर्गत आएंगे, और अगर कोई सिक्योरिटी नहीं ली हुई है तो वो अनसिक्योर्ड के अंतर्गत आएंगे। लेकिन गुड है, गुड का मतलब कंसीडर्ड गुड, गुड का मतलब उसका पैसा मिल जाएगा। और डाउटफुल अगर ट्रेड रिसीवेबल्स है, मतलब डेटर्स वगैरह अगर डाउटफुल है तो उस कंडीशन में उसको अपने को अलग से यहाँ पे शो करना होता है, ठीक है ना। अब इसके बाद में शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, मतलब अगर हमने किसी दूसरे व्यक्ति को लोन से एडवांसेस दिए हुए हैं और शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल के अंदर, मतलब एक विद इन 1 ईयर पीरियड के लिए दिए गए हैं तो वो क्या कहलाएगा, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। उसको भी यहाँ पे ही लिखा जाएगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, देखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ठीक है ना। एंड शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज का मतलब फिर वही आ जाता है जिनका मैच्योरिटी पीरियड 3 इयर्स के अंदर ही रहता है, मतलब जो 3 साल के अंदर क्या हो जाएंगी, मैच्योर्ड हो जाएंगी। ऐसी सिक्योरिटीज जैसे फिक्स डिपॉजिट रखा हुआ है अपने पास में, या NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट रखा हुआ है जो 3 साल के अंदर सिक्योर हो जाए मैच्योर्ड हो जाएगा तो वो क्या होगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंतर्गत ही आएगा, ठीक है ना। तो इसमें बेसिकली कैश इन हैंड और कैश एट बैंक आते हैं, ठीक। अदर करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट्स का मतलब इसके अलावा यदि कोई करंट एसेट्स है जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस, तुम लोगों को मालूम है प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब ऐसे खर्चे जिनका हमने पेमेंट पहले से कर दिया है ना, ठीक, लेकिन उनकी सर्विसेज हमको नहीं मिली है, जैसे रेंट का पेमेंट हमने पहले से कर दिया है तो ये क्या है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, एसेट है हमारे लिए, ठीक। अक्रूड इनकम्स, जो इनकम अर्न कर ली गई है, कमा ली गई है लेकिन प्राप्त नहीं हुई है, इनकम विच इज अर्न बट नॉट रिसीव्ड इज कॉल्ड अक्रूड इनकम, है ना, ठीक। तो ये भी एसेट है। इसी प्रकार से अनअमोर्टाइज्ड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, देखो अनअमोर्टाइज्ड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, ऐसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जिनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में राइट ऑफ नहीं किया गया है ना। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, तुम लोगों को मालूम है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का मतलब ऐसे खर्चे जो कंपनी के फॉर्मेशन के समय, जब कंपनी बनती है उसी टाइम पे अगर हमने कुछ इकट्ठे खर्चे किए, है ना, जैसे मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन हमने छपवाया या अंडर राइटिंग कमीशन दिया, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स हैं, ये सब क्या है, इनका पूरा का पूरा अमाउंट, सपोज दैट 5 करोड़ रुपए हमने खर्च किए तो इस पूरे के पूरे 5 करोड़ रुपए को हम इकट्ठा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट नहीं करते हैं,
बल्कि इसका कुछ कुछ पोर्शन हर साल हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं, जिसको राइट ऑफ करना कहा जाता है, मतलब प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करना, है ना। तो 5 करोड़ रुपए को पूरा का पूरा हम यहाँ नॉन करेंट एसेट्स, सॉरी आपका अदर करेंट एसेट्स में दिखलाएंगे और इसके थोड़ा थोड़ा पोर्शन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल के राइट ऑफ करते जाएंगे, मतलब खत्म करते जाएंगे। समझ में आ गई ना बात, ठीक है ना। तो अनअमोर्टाइज्ड का मतलब ऐसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जिनको राइट ऑफ नहीं किया गया है ना। अनअमोर्टाइज्ड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स तो जानते ही हो, अगर टैक्स का हमने एडवांस में पेमेंट कर दिया है तो वो भी हमारे लिए क्या है, प्रीपेड पेमेंट है ना ये, तो ये भी हमारे लिए क्या हो गई, एसेट ही हो गई, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग फिर इसके बाद में दोनों साइड का टोटल करेंगे तो वो हमेशा इक्वल ही आएगा। समझ में आ गई ना बात, ठीक। तो देखो ये बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट मैंने तुम लोगों को बतलाया, ये फॉर्मेट पूरा का पूरा पढ़ लेना। इसके बाद में मैं तुम लोगों को देखो बहुत सारी चीज़ें तो मैं एक्सप्लेन करता चला गया हूँ, केवल अब शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस का किस प्रकार से उसको लिखेंगे अपन, उसमें क्या क्या आता है, ये पूरा का पूरा मैं इसके बाद में तुम लोगों को और बतला दे रहा हूँ, ठीक है ना। एग्जामिनेशन में तुम लोगों को बैलेंस शीट का वर्टिकल फॉर्मेट है ना, ठीक, गिव अ फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट एज पर कंपनीज एक्ट, ये लगभग हमेशा ही आ जाता है। तो फॉर्मेट एटलीस्ट तुम लोगों को पूरा बनना चाहिए, है ना। क्वेश्चंस इसके फिर भी काफ़ी लंबे लंबे होते हैं, नॉर्मली क्वेश्चन जो हैं वो इस चैप्टर के क्वेश्चंस नॉर्मली एग्ज़ाम में नहीं आते हैं, लेकिन ये फॉर्मेट लिखने ज़रूर आते हैं, इसीलिए मैंने उसको पूरा का पूरा डिटेल में तुम लोगों के साथ में डिस्कस कर लिया है, ठीक है ना। हाँ देखो, इस चीज़ को मैं थोड़ा सा एक बार हिंदी में भी बतला दे रहा हूँ, है ना, ठीक। ये तो तुम लोगों को मालूम है, चिट्ठा बनेगा, किसकी बुक्स में बनेगा, और शेड्यूल, ठीक है ना। इक्विटी एंड लायबिलिटीज को हिंदी में कहा जाता है समता एवं दायित्व, लिख लेना, समता एवं दायित्व, है ना। शेयर होल्डर्स फंड्स का मतलब अंशधारी कोष, है ना। अंश पूंजी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस का मतलब संचय एवं आधिक्य, क्या कहा जाता है, संचय एवं आधिक्य, ठीक है ना। एप्लीकेशन मनी पेंडिंग फॉर अलॉटमेंट, मतलब कि आवंटन के लिए जो अग्रिम एप्लीकेशन राशि है, आवेदन राशि, ठीक है ना। नॉन करेंट लायबिलिटीज को क्या कहेंगे अपन, नॉन करेंट लायबिलिटीज को कहेंगे गैर चालू दायित्व, है ना। गैर चालू दायित्व में आ जाएगा लॉन्ग टर्म बारोइंग। लॉन्ग टर्म बारोइंग का मतलब क्या हो जाएगा, इसको क्या कहेंगे अपन, लॉन्ग टर्म बारोइंग का मतलब होता है जो आपका दीर्घकालीन ऋण, क्या कहेंगे, दीर्घकालीन ऋण, इसमें ऋण पत्र आएगा और बैंक ऋण आएगा, ठीक है ना। करंट लायबिलिटीज, करंट ये दीर्घकालीन प्रोविजन, प्रोविजन को हिंदी में कहा जाता है प्रावधान, है ना, तो दीर्घकालीन प्रावधान, ठीक। चालू दायित्व, चालू दायित्व में अल्पकालीन ऋण, शॉर्ट टर्म लोन्स, ट्रेड पेएबल का मतलब व्यापारिक देय, है ना, इसमें विविध लेनदार भी आते हैं और देय विपत्र भी आते हैं। बिल्स पेएबल का मतलब देय विपत्र, ठीक है ना। बैंक अधिविकर्ष, अदत्त व्यय, अनक्लेम डिविडेंड को कहा जाता है अयाचित लाभांश, क्या कहा जाता है, अयाचित लाभांश, ठीक। शॉर्ट टर्म प्रोविजन का मतलब अल्पकालीन प्रावधान, ठीक है ना, कर के लिए प्रावधान, ठीक। प्रपोज डिविडेंड का मतलब क्या होता है, प्रस्तावित लाभांश, क्या कहा जाता है इसको हिंदी में, प्रस्तावित लाभांश, ठीक है ना। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का मतलब अग्रिम प्राप्त आय, ठीक है ना। संपत्तियां, संपत्तियों में गैर चालू संपत्तियां और चालू संपत्तियां, ठीक है ना। गैर चालू संपत्तियों में स्थायी संपत्तियां, फिक्स एसेट्स, ठीक। टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स का मतलब क्या होता है, आपका स्पर्शनीय संपत्तियां जिनको कहते हैं ना अपन, भूमि, भवन, प्लांट और मशीनरी, फर्नीचर। देखो अलग अलग दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, अगर तुम बनाते हो
फॉर्मेट में अपने को ज़रूर अलग अलग दिखाना चाहिए जिससे पूरे मार्क्स मिल जाएं। अगर आप क्वेश्चन करने बैठते हैं तो डायरेक्ट केवल नॉन करेंट एसेट्स में फिक्स एसेट्स उसमें लिखते गए जो जो क्वेश्चन में आया, ठीक है ना। अस्पर्शनीय संपत्तियों में ख्याति, पेटेंट, कॉपीराइट, ठीक। विनियोग ही बोलेंगे इसको, है ना, गैर चालू विनियोग भी बोल सकते हो, ठीक। करंट एसेट्स, करंट एसेट्स का मतलब चालू संपत्तियां। इन्वेंट्रीज स्कंद जिसको कहा जाता है, ठीक है ना। ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब प्राप्य विपत्र, ठीक है ना। ट्रेड या इसको कहा जाता है व्यापारिक प्राप्य। व्यापारिक प्राप्य में क्या क्या आता है, विविध देनदार आता है, सन्ड्री डेटर्स, और प्राप्य बिल आते हैं, ठीक। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिम, ठीक। कैश एवं रोकड़ मतलब आपका रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को क्या कहा जाता है, रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य, ठीक। अन्य चालू संपत्तियां जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब क्या हो गया आपका, प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब पूर्व दत्त व्यय, है ना। अक्रूड इनकम्स, अक्रूड इनकम्स को कहा जाता है उपार्जित आय, है ना। ये प्रारंभिक व्यय ही बोलेंगे इसको, ठीक। और एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स का मतलब हो गया अग्रिम कर, क्या, अग्रिम कर, ठीक। तो इस प्रकार से मैंने देखो थोड़ा हिंदी में धीरे धीरे ही बताया है, जैसे सुन के तुम लोग लिख लेना, है ना, ठीक। तो ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट हो गया। इसके बाद में मैं तुम लोगों को शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस का पूरा डिटेल इसके बाद में मैं तुम लोगों को बतला दे रहा हूँ, ठीक। देखो मैं इसके बाद में तुम लोगों को शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस को किस प्रकार से लिखा जाएगा ये मैं अलग से बतला दे रहा हूँ तुम लोगों को, है ना। क्योंकि जब तुम फॉर्मेट लिखोगे तो फॉर्मेट में नीचे पूरा एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, है ना, ठीक। ऑथोराइज शेयर कैपिटल, देखो ऑथोराइज शेयर कैपिटल, ऑथोराइज शेयर कैपिटल का मतलब होता है, देखो कंपनी के केस में जब कंपनी बनती है ना, तो उस टाइम पे जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं या कंपनी के प्रमोटर्स हैं वो उस एरिया के रजिस्ट्रार से मिलते हैं सबसे पहले, ROC रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, है ना। और रजिस्ट्रार उनको इस बात की परमिशन देता है कि आप कितने अमाउंट तक शेयर्स से पैसे जो है वो पब्लिक से मंगवा सकते हैं, ठीक है ना। तो जो अमाउंट कंपनी के द्वारा शेयर होल्डर से मैक्सिमम मंगवाया जा सकता है दैट इज कॉल्ड ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, है ना, ठीक। देखो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी ने इकट्ठा खूब सारा पैसा मंगा लिया। अगर ज़रूरत हमको 5 करोड़ की है और पब्लिक को हमने 50 करोड़ रुपए इशू कर दिए कि आप दे दीजिए, ऐसा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑथोराइज शेयर कैपिटल पर जो है स्टैम्प ड्यूटी लगती है ना। तो जितनी रिक्वायरमेंट है उसी आधार पर जो है कंपनी के द्वारा पब्लिक से पैसे मंगवाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ऑथोराइज शेयर कैपिटल का मतलब ऐसी शेयर कैपिटल जो कंपनी को परमिट कर दी गई है रजिस्ट्रार के द्वारा कि आप इतना मैक्सिमम पैसा मंगवा सकते हैं पब्लिक से, ठीक है ना। इसको क्या कहा जाता है? ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, ठीक है ना। ऑथोराइज के बाद में नेक्स्ट आता है इशूड शेयर कैपिटल। देखो कंपनी पूरा पैसा पब्लिक को इकट्ठा नहीं मंगाती है ना, पार्ट में मंगवाती है। जैसे जैसे उसको ज़रूरत पड़ती जाती है वैसे वैसे कंपनी के द्वारा पब्लिक से पैसे मंगवाए जाते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं मालूम कि ऑथोराइज शेयर कैपिटल जो है 5000 शेयर्स हैं, छोटा अमाउंट किया है, 100 रुपये वाला है, तो 5 लाख रुपए ऑथोराइज शेयर कैपिटल। अब देखो यहाँ पे ये मैंने जो है इसका डब्बा बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि अभी ये पैसे आए तो है नहीं, डबल एंट्री तो है नहीं, ठीक। लेकिन ये केवल शो करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग जो है इसके बॉक्स को जो है वो बंद कर देते हैं, लेकिन दिखलाना है इस चीज़ को, ठीक है ना। दूसरा होता है इशूड शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल विच हैज़ बीन इशूड टू द पब्लिक। मतलब कि ऑथोराइज शेयर कैपिटल का वो पार्ट जो पब्लिक को इशू कर दिया गया है उसको क्या कहेंगे अपन? इशूड शेयर कैपिटल, ठीक है ना। देखो
5,000 में से अगर हमको अभी 3,000 शेयर्स के पैसे की ही ज़रूरत है तो हमने पब्लिक को इशू किए 3,000 शेयर्स और बाकी के 2,000 शेयर्स क्या हो गई, अनइशूड शेयर कैपिटल, मतलब कि जो है अभी आपने इशू नहीं किया है, ठीक है ना। तो इशूड शेयर कैपिटल, ऑथोराइज शेयर कैपिटल से ज़्यादा तो नहीं हो सकती इशूड शेयर कैपिटल, ठीक है ना। इशूड शेयर कैपिटल के बाद में नेक्स्ट आता है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, है ना। देखो जरूरी तो नहीं है, कंपनी को अपन ने इशू किया 3,000 शेयर 100 रुपये वाले इशू किए, ठीक है ना, लेकिन अगर कंपनी नई है तो हो सकता है पब्लिक आपकी कंपनी के शेयर्स खरीदे ही ना, है ना। आपके ऊपर, आपकी कंपनी के ऊपर पब्लिक को अभी विश्वास है ही नहीं है, तो उस कंडीशन में हो सकता है पब्लिक के द्वारा वो शेयर्स खरीदे ही नहीं जाएं, है ना, ठीक। तो जो पैसे या जो शेयर्स पब्लिक के द्वारा ले लिए गए हैं उसको कहा जाता है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ इशूड शेयर कैपिटल विच हैज बीन सब्सक्राइब्ड बाय पब्लिक, है ना। सब्सक्राइब जो कर लिए गए हैं उनको क्या कहा जाएगा, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल के बारे में, है ना, ठीक, तो 3,000 में से 2,000 शेयर्स जो है वो सब्सक्राइब कर लिया गया पब्लिक के द्वारा, ठीक है ना। इसको क्या कहेंगे, अंडर सब्सक्रिप्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, अंडर सब्सक्रिप्शन, ठीक है ना। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी की गुडविल बहुत अच्छी है, कंपनी ने जैसे ही शेयर्स इशू किए ज़्यादा शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई, पब्लिक बहुत इंटरेस्टेड है, आपने इशू किए 3,000 शेयर्स लेकिन एप्लीकेशन आ गई आपके पास में 8,000 शेयर्स की, 5,000 शेयर्स की, उस कंडीशन को क्या कहा जाएगा, ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या कहा जाएगा, ओवर सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल इशूड शेयर कैपिटल से ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। यदि ज़्यादा होती है तो इसको ओवर सब्सक्रिप्शन कहा जाता है और अगर कम होती है तो इसको अंडर सब्सक्रिप्शन कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। अब यहाँ पे पब्लिक के द्वारा ले लिया गया है, लेकिन जो पैसा कंपनी के द्वारा पब्लिक से मंगवा लिया गया है उसको कहा जाएगा कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, है ना। देखो कंपनी के द्वारा पब्लिक से पूरा शेयर का अमाउंट इकट्ठा नहीं मंगवाया जाता है, बल्कि कुछ पैसा हो सकता है एप्लीकेशन पे मंगाए, कुछ पैसा अलॉटमेंट पे, कुछ पैसा फर्स्ट कॉल पे, कुछ पैसा सेकंड कॉल पे, तो फाइनल कॉल पे, ठीक है ना। तो जो पैसा कंपनी के द्वारा पब्लिक से मंगा लिया गया है उसको कहेंगे कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। कॉल्ड अप शेयर कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ सब्सक्राइब शेयर कैपिटल विच हैज बीन कॉल्ड अप बाय पब्लिक। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल से ज़्यादा तो नहीं हो सकती कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, जितना सब्सक्राइब किया उससे ज़्यादा तो आप नहीं मंगवा सकते, है ना, ठीक। इस चीज़ को ध्यान रखना। कॉल्ड अप शेयर कैपिटल में से अब देखो अगर सपोज दैट पब्लिक ने जो है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा दे दिया लेकिन फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा नहीं दे पाए, है ना, तो कुछ शेयर होल्डर ऐसे हो सकते हैं। तो जिन शेयर होल्डर्स के द्वारा पैसा नहीं दिया गया है उसको क्या कहते हैं अपन, कॉल्स इन एरिया, है ना। तो कॉल्ड अप शेयर कैपिटल में से कॉल्स इन एरिया को क्या कर दिया जाता है, लेस कर दिया जाता है। तो फाइनली जो आ जाती है वो क्या कहलाती है, पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक है ना। क्या कहलाती है, पेड अप शेयर कैपिटल। देखो ये मैंने तुम लोगों को पूरा का पूरा समझा दिया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में ये सब तुम लोगों को एग्ज़ाम में डायरेक्ट शेयर कैपिटल दिया रहता है। अगर क्वेश्चन तुम सॉल्व करते हो तो शेयर कैपिटल में आप लोग इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, इन सब को इकट्ठा ऑथोराइज्ड इशूड एंड सब्सक्राइब शेयर कैपिटल और इन्फॉर्मेशन लिख के और इसके बॉक्स को आपको बंद कर देना है और मेन जो अमाउंट टोटल में आएगा वो होगा पेड अप शेयर कैपिटल का, क्योंकि यहाँ पे पैसा पब्लिक के द्वारा दे दिया गया है तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया है ना, डबल एंट्री हो गई है, इसलिए इसके डब्बे को देखो मैंने बंद नहीं किया है। समझ में आ गई बात, ठीक है ना। देखो इसके बाद में शेयर कैपिटल के बाद में अब सबसे इम्पॉर्टेंट रिजर्व्स एंड सरप्लस, है ना। इसका नोट नंबर 2, ये नोट नंबर 2 आप वहाँ डाल सकते हो, ठीक है ना। नो रिजर्व्स एंड सरप्लस में जो है आपका
डिफरेंट टाइप के रिजर्व जो भी क्वेश्चन में दिए हुए हैं, है ना, जैसे मैंने अभी बताया तुम लोगों को कैपिटल रिजर्व हो गया, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व हो गया, या जनरल रिजर्व तो हो ही गया, ठीक है ना, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट है, ये सब कुछ इसी में आप लिख कर के टोटल कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखो इसको मैं समझा दे रहा हूँ तुम लोगों को, है ना। कंपनी में पूरा का पूरा एक सिस्टम होता है। सबसे पहले जैसे अपन ने इनकम स्टेटमेंट, जो कि अभी मैं बतलाऊंगा तुम लोगों को, तो इनकम स्टेटमेंट से जो भी नेट प्रॉफिट आया, है ना, तो नेट प्रॉफिट को कहाँ पे लिखा जाएगा, अगर क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो उसमें अपन प्रॉफिट फॉर करंट ईयर को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, प्रॉफिट फॉर करंट ईयर को जोड़ देंगे, ठीक है ना। और उसमें से अगर प्रपोज डिविडेंड वगैरह है, कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसको घटा दिया जाएगा। जनरल रिजर्व में ट्रांसफर अगर कुछ दिया हुआ है तो उसको भी घटा दिया जाएगा। और इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड का मतलब क्या होता है, इंटरिम डिविडेंड का मतलब होता है, कभी कभी क्या होता है, कंपनी को अगर एक्सेप्शनल प्रॉफिट होता है, ये नॉर्मली डिविडेंड जो है कंपनी के द्वारा शेयर होल्डर्स को एनुअल जनरल मीटिंग में डिसाइड किया जाता है शेयर होल्डर्स के द्वारा कि हमको कितना डिविडेंड लेना है ना, ठीक। लेकिन कभी कभी कंपनी एनुअल जनरल मीटिंग का मतलब क्या है, साल भर में एक बार होती है, तभी तो इसका नाम ही है ना AGM, एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी वर्ष के बीच में, ईयर के बीच में ही अगर आपको इकट्ठा प्रॉफिट हो गया और डायरेक्टर्स चाह रहे हैं कि इस प्रॉफिट को शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में बांट दें, तो एक जनरल मीटिंग केवल बुला के डायरेक्टर्स इस बात को डिसाइड कर सकते हैं कि इतना डिविडेंड जो है हम शेयर होल्डर्स को वर्ष के, ईयर के बीच में ही बांटेंगे। दिस इज कॉल्ड इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड मीन्स डिविडेंड विच इज टू बी पेड बाय द कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर्स इन द मिड ऑफ द ईयर, है ना, बीच में ही जो बांटा जाए वो क्या कहेगा, इंटरिम डिविडेंड। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम है, देखो चाहे वो प्रपोज डिविडेंड हो चाहे वो इंटरिम डिविडेंड हो, है ना। लेकिन तो अगर कुछ इस प्रकार का डिविडेंड भी क्वेश्चन में दिया हुआ है तो इसको भी यहाँ पे क्या किया जाएगा, यहाँ पे लेस किया जाएगा, है ना, ठीक। और इस प्रकार से जो भी इसका फाइनल अमाउंट आएगा वो लिखा जाएगा। इसमें कैपिटल रिजर्व है या कोई भी और डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व है ना, या एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है से रिलेटेड यदि कोई रिजर्व है, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, ऑल टाइप ऑफ रिजर्व से यहाँ जोड़ेंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, है ना, जो अगर शेयर्स को जो है प्रीमियम पे इशू किया गया है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ये भी कैपिटल प्रॉफिट ही होता है कंपनी के लिए, है ना, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट है। अगर डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, मतलब लॉस है, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पे लेस कर दिया जाएगा। ये देखो मैंने ब्रैकेट में लिखा है, ठीक है ना। और उसके बाद फाइनली जो अमाउंट आएगा उसको अपन रिजर्व एंड सरप्लस के कॉलम में नोट नंबर 2 में लिख देंगे। समझ में आ गई ना बात। तो ये पूरी की पूरी कंपनी की बैलेंस शीट मैंने तुम लोगों को बतला दी, है ना, ठीक। फॉर्मेट पूरा का पूरा बता दिया। एक बार इसका भी मैं हिंदी जल्दी से बता दे रहा हूँ, है ना, बाकी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को भी समझ में आ गया होगा। ऑथोराइज का मतलब होता है अधिकृत अंश पूंजी। क्या, अधिकृत अंश पूंजी, है ना। इशूड का मतलब होता है निर्गमित अंश पूंजी, ठीक, निर्गमित अंश पूंजी, है ना। याचित अंश पूंजी, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, ठीक है ना। उस कॉल्ड अप का मतलब प्राप्त अंश पूंजी, है ना, या मांगी गई अंश पूंजी जिसको कहेंगे, मांगी गई अंश पूंजी, उसमें से अप्राप्त याचना को घटा दिए तो दत्त अंश पूंजी। पेड अप का मतलब जो दत्त अंश पूंजी होती है, ठीक है ना। इसी प्रकार से इसका भी हिंदी संचय एवं आधिक्य, लाभ हानि खाते का क्रेडिट शेष, इसमें वर्ष का शुद्ध लाभ घटाया, उसमें से प्रपोज डिविडेंड को हिंदी में कहते हैं आपका प्रस्तावित लाभांश। क्या कहा जाता है, प्रस्तावित लाभांश, है ना। सामान्य संचय में हस्तांतरण और अंतरिम लाभांश, इंटरिम डिविडेंड को क्या कहा जाता है, अंतरिम लाभांश, घटा दिया। इसके अलावा यदि कोई पूंजीगत संचय है, पूंजी संचय है, उसको जोड़ देंगे। और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, प्रतिभूति प्रीमियम खाता, ठीक है ना, इसको भी जोड़ दिया जाएगा। और अगर लाभ हानि खाते का डेबिट शेष है, मतलब हानि है,
तो इसको क्या कर दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा, तो जो फाइनली फिगर आएगा उसको अपन लिख देंगे। समझ में आ गई ना बात? ठीक।